बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। यकीनन नाजरीन, बिजली के इजाफी बिल, कमोडिटीज़ प्राइजेस का बढ़ना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और यकीनन इसके साथ साथ जो है हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में एक चीनी की जो किल्लत या चीनी की कीमतों के हवाले से एक अफरा तफरी और इस्तराब नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये वो बोया हुआ है जो आज हम काट रहे हैं। यकीनन जितना हमने देखा है कि ये पुराने मसाइल हैं जो कि 20-30 साल से जो हुकूमत इक़्तिदार में रही हैं, उस तरह से अवामी मसाइल को एड्रेस नहीं कर सकें। लेकिन बहरहाल इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म को इन तमाम बातों का इदराक है और यकीनन इसी हवाले से हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने मसलन को संभाला है तो आने के बाद से उन्होंने मुख्तलिफ इजलास भी किए हैं, मुख्तलिफ तरीके से इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, अवाम की आसानी के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए बहुत सारे इदारों से राब्ते भी किए हैं और इक़दाम उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उन फैक्टर्स की निशानदेही कर रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क में ये तमाम जो इस्तराबी कैफियत मौशी मसाइल को लेकर फैल रही है। इस वक्त जो है हम देख सकते हैं कि स्मगलिंग के हवाले से जो कमोडिटीज़ पर, मुख्तलिफ अशिया खुरनोश पर सरहद पार जो स्मगलिंग हो रही है उस पर उन्होंने अहम इजलास तलब किया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी की है। इस वक्त चीनी की बढ़ती कीमतों के हवाले से, गन्ने की फसल के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ और मुख्तलिफ जो इस हवाले से कार्रवाई है उसके अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो SIFC का जो पिछली PADM की जो हुकूमत थी उनके जो एक मनसूबा था SCIF का, उस पर काम तेज करने की हिदायत भी कर दी है क्योंकि मुल्की मईशत के लिए जो ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए इस वक्त कितनी सरमायाकारी आने के इम्कानात हैं, दीगर ममालिक का क्या इंटरेस्ट है और साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो काम कर रहे हैं जिसमें IT है, एग्रीकल्चर है और यकीनन माइंस है, इस पर अगर काम करेंगे तो कितनी जल्द हम वो नताइज हासिल करना शुरू कर देंगे। इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शारिक वोरा साहब, बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वेल नोन पर्सनैलिटी इश्तियाक बेग साहब, नून लीग से आपकी एसोसिएशन है, सीनियर रहनुमा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन करेंगे और तज़िया निगार भी ज्वाइन करेंगे। इश्तियाक बेग साहब, अभी 19-20 दिन पहले आपकी हुकूमत थी, उसमें यकीनन आप लोगों ने 15 माह 16 माह में बेहतर इकदाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं आज एक अवामी नुमाइंदा बनकर आपसे एक सवाल करूंगी। 3 बार इक़्तिदार मिला सर आप लोगों को, तवानाई के सेक्टर्स पर काम भी बहुत हुआ, लेकिन अवाम की जो राय आ रही है वो ये आ रही है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे आप लोग हो, उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया 20-30 सालों में मसाइल को। शासियत, देखिए, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे बड़ा अगर कारनामा आप मुझसे पूछेंगे तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया है। हम डिफ़ॉल्ट से कितने करीब थे आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे पे, ये वही लोग जानते हैं जो डिफ़ॉल्ट को करीब से देख चुके हैं। और ये डिफ़ॉल्ट के करीब जो हम पहुँचे थे, ये हमारी अपनी कोताहियाँ नहीं थी या हमारी अपनी पॉलिसीज़ नहीं थी, ये PTI की जो 4 साल की हुकूमत थी वो जिस नहज पे ले गई और आखिर में जब वो गए तो जनाब जिस तरीके से सब्सिडी देखे गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, वो ऐसा था कि अगर 6 महीने वो कंटिन्यू रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। बहुत सख्त फैसले करने पड़े मगर ये हुआ कि मुल्क जो था हमारा जी वो डिफ़ॉल्ट से उसके अंदर बच गया है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा ये क्रेडिट जाता है कि जब भी आए हैं, जब लास्ट टाइम उनकी हुकूमत थी तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, 12,000 मेगावाट बिजली जो थी वो पैदा की गई, 12,000, और जो मंसूबे जो थे वो उनके दौर में लगे। PTI के 4 साल दौर हुकूमत, देखिए हमारी इस वक्त कोई 10-12% इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन हमारी मुल्क की, क्योंकि आबादी जब बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी उसके अंदर बढ़ रही है। और अगर हम एक ही बार 12,000 मेगावाट हमने बना ली और उसके बाद घर पे जाके बैठ गए कि अब कोई नई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली यही होगा कि हम लोड शेडिंग में जाएंगे या फिर हमारी बिजली महंगी हमको करनी पड़ेगी। 4 साल में बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई एक मंसूबा बिजली का या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आते हैं हमारे मोटरवेज वगैरह का कुछ नहीं उसके अंदर ऐड किया और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी फेस आई है। और ये ज़रूर इस वक्त ये है कि महंगी बिजली आ रही है। देखिए, इसकी बार जो महंगी हुई है इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये था कि हम इस वक्त जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसके अंदर फर्नेस ऑयल भी हम मंगा रहे हैं ताकि लोड शेडिंग नहीं हो। अगर फर्नेस ऑयल को हम नहीं प्रोड्यूस करते तो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी और फिर लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे। मगर फर्नेस ऑयल से
जो भी पोर्शन हम बना रहे हैं वो काफ़ी हमारी महंगा होता है, जिसकी वजह से बिजली जो है महंगी। दूसरी, हमने IMF से जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक हमसे अंडरस्टैंडिंग ली थी, एश्योरेंस ली थी, और ये कहा था कि आप किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे, क्योंकि जी IMF जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट है वो सब्सिडी के है, और यही वजह हो रही है कि हम जो हमें कॉस्ट पड़ रही है इस वक्त वही पास ऑन की जा रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जी बिल लोगों के ज़्यादा आए हैं। मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, और पिंच मुझे खुद भी फील हो रही है, क्योंकि जी मैं भी इसी सोसाइटी के अंदर रहता हूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा। दूसरी एक प्रॉब्लम ये हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल भी आता है, इसके प्राइजेस जो हैं बढ़ गए हैं। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी, कल ही मैं दुबई के अंदर बात कर रहा था, कल मैं जा रहा हूँ दुबई में, एक महीने में तीन बार अच्छा पेट्रोल के प्राइसेस जनाब रिवाइज किए गए हैं। 276 है वहाँ पाकिस्तानी रुपीस से कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, पेट्रोल तो हमें दुबई जैसा कंट्री जो प्रोड्यूस करता है वो जनाब ऑयल के प्राइस इसलिए बढ़ा रहा है कि वो भी सब्सिडी देने पे बिलीव नहीं करता, और वो भी बढ़ा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो ये इंशाल्लाह पास ऑन किए जाएंगे। लेकिन सर, अगर आपने 12,000 मेगावाट बिजली उस वक्त प्रोड्यूस की और तवानाई सेक्टर पर काम किया, लेकिन जो रूट कॉज थे ना, जो जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे, अगर उस पर कंट्रोल करती हुकूमत तो आज ये हालात ना होते, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिसमें चोरी, बिजली चोरी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है सर, सिंध में, कराची में कुंडा हम कितने अरसे से देख रहे हैं। बहरहाल वो आपकी हुकूमत नहीं थी, उस पर हम बात करेंगे। शारिक वोरा साहब, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या किसी भी मुल्क में मुआशी पॉलिसी, अच्छी मुआशी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी 30 साल बाद अगर उस मुल्क में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो ये चीज़ें कितना सपोर्ट करती जो हमारे मुल्क में नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाजिया देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी रिफॉर्म्स और पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है हर इकोनॉमी में, हर सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपना अपना जो स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी और पाकिस्तान पर कम। सो मच सो मैं तो ये कहूँगा कि इवन जो 16 महीने की पिछली हुकूमत हमने देखी, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम था कि उनका शायद पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नहीं है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू बेग साहब, इवन देन उन्होंने कोई ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। उन्होंने किसी किस्म की, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये सबको पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो इज हार्डली इनफ फॉर फ्यू डेज फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, शुरू में उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई। पाबंदी किस चीज पे लगाई? इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई गई। उम्रा ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स, हर किस्म के ट्रैवल जो हैं उसकी मुकम्मल आज़ादी है आज भी पाकिस्तान में। शायद $2 बिलियन सऊदी अरब ने जो हमको दिए थे उससे ज़्यादा तो हमने उम्रे वापस कर दिए होंगे। इसी तरह अगर जो दुबई ने $1 बिलियन का रोल ओवर दिया होगा तो इतना तो हमारा जो दुबई में वेकेशन प्लानिंग होती है पाकिस्तानियों की, उसमें भी खर्च हो गए होंगे। कल जब मैच था श्रीलंका में तो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्रैवलर वहाँ मैच देखने गया हुआ था। मेरा जो पॉइंट है ये रेस करने का वो ये है कि वो छोटे छोटे इकदामात जिनकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर जो है उसकी शॉर्टेज होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो हुकूमतें क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि वो ये समझती हैं कि ये उनका स्टेक है, लोग शायद शोर करेंगे, लोग शायद प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं तो आप क्या समझते कि जिसके पास अगर 4 पैसे हैं तो वो एंटरटेन होना छोड़ दे, क्या ये सोल्यूशन है? देखिए, अगर आपने मुल्क के लिए, और अगर अखराजात कम कर रहे हैं तो फिर वो तो कहते हैं ना, वो अपने घर से शुरू करना चाहिए। पहले हमारे जो शाही अखराजात हैं उनको कम करें, फिर हम आवाम को मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत के जो इस वक्त अखराजात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो करप्शन के और जो वेस्टेजेस हैं, आपको मालूम है कि जो हुकूमत का अपना 7 ट्रिलियन से ज्यादा का जो सर, आप मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं, आप पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं। मैं तो एक फिस्कल ईयर की एक फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ एज इकोनॉमिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि निगरान हुकूमत थी या पीटीआई की। मैं तो हुकूमतें इस साल में हुकूमत ने जो खर्च करना है
اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے ورسز وہ پیسہ جو حکومت نے ترقیاتی اخراجات پر کرنا ہے، آپ ذرا موازنہ کر لیجئے. اگر اس میں سے کچھ پیسے بچا کر وہ پی ایس ڈی پی میں دیں تاکہ کچھ پروجیکٹس چل جائیں، کچھ اکانومی میں پیسہ چلا جائے. ابھی دیکھیں سب سے بڑا ہمارا پرابلم جو ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا زبردست بورو کر رہی ہے اسٹیٹ بینک سے. وہ بورو کر کے کہاں لا رہی ہے؟ وہ سوسائٹی میں آ رہا ہے. وہ منی سپلائی بڑھ رہی ہے. جب وہ منی سپلائی بڑھ رہی ہے اور اس منی سپلائی بڑھانے کی ذمہ دار سب سے بڑی حکومت خود ہے. انفلیشن دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک، جب آپ کا ڈالر پیرٹی خراب ہوتی ہے، ڈالر اگر 200 روپے کا ہوگا تو آئل سستا ہوگا، ڈالر 300 روپے کا ہو تو آئل مہنگا ہوگا. دال مہنگی ہوگی، سستی ہوگی، کیونکہ ہمارا جو انفلیشن ہے is driven by کرنسی، not by demand. پوری معیشت پر اثر انداز پوری معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہے، میرا جو ایمفیسائز میں کر رہا ہوں کہ وہ میجرز جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ کنٹرول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو فائنانسز کا نہیں ہے، فائنینشیل فسکل نہیں ہے، ایشو گورننس کا ہے. بالکل. یہی گورننس ہم نے 19 ماہ میں دیکھی. شہباز شریف صاحب کی بہتر رہی، ہمیں نظر آئی جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے، لیکن کچھ شکایتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ چینی کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ کیوں پی ڈی ایم نے اس وقت بیرون ملک اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دی؟ کیونکہ جو آپ کے سرکاری اعداد و شمار تھے اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ تو نومبر تک کا ہمارے پاس ہے ذخیرہ. تو پھر اس وقت کیوں پی ڈی ایم نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ پہلے اپنے ملک کی آپ کیپیسٹی پوری کرتے ہیں. شاذیت دیکھیے، ایک مسکنسپشن ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ پرائم منسٹر ہو وہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب ملک کو چلانا ہوتا ہے، کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ بیٹھتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو ایویلیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اس وقت جب یہ ڈیسیجنز لیا گیا، ہمارے پاس چینی جو تھے وافر مقدار کے اندر یہاں پہ موجود تھی اور ہمارے لیے زیادہ اچھا تھا کہ ہم اس کو اس وقت ایکسپورٹ کر دیتے. اس وقت ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر ڈی ویلیو ہو جائے گی اور اگر ہم امپورٹ کرنے کی کبھی ہم کو ضرورت پڑی تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں مہنگی پڑے گی. آپ یہاں پہ یہ بھی اپریشیٹ کریں کہ چاول، آپ کو پتہ ہے کہ جو رائس ہے وہ تقریباً 3 بلین اب ڈالر پہ ہم پہنچتے جا رہے ہیں. جو آپ بولیں گے جی وہ کیوں کیا، اس کی شارٹیج ہو گئی. اسی طرح جی دوسری چیزیں جو ہیں، مگر اس وقت ملکی مفاد میں یہ کیا گیا، ڈیسیجن لیا گیا. میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی صحیح تھا. مگر اس وقت جو ہے جو شارٹیج ہے، دیکھیے ہماری جو پرابلمس ہیں وہ شارٹیج سے زیادہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ پروفٹ کما رہے ہیں اور ذخیرہ اندوزی جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور وہ صرف ایک کموڈیٹی کے اندر نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا، ایگزیکیوشن دیکھیے تھوڑا سا یہ جو ہمارے ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدا را ملک کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں. میں کئی ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ جنہوں نے برے وقت میں اربوں روپے کمائے ہیں اس طریقے سے انہوں نے چیزوں کی جی ذخیرہ اندوزی کی. کل جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو اداروں میں افسران ہیں وہ ملوث ہیں اسمگلنگ میں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی. چلے میں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عبداللہ حمید صاحب نے. آپ تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یہ کوئی نئی نظر نہیں آ رہی بلکہ بتدریج جو ہے نا وہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. میرا جو پہلا سوال ہے وہ بڑا کامن سا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 10-20 سال سے یا شاید اس سے پہلے سے بھی یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم، کیونکہ دنیا بھر میں انفلیشن ہے لیکن پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو زیادہ سروائیو کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو نارمل حالات میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان پچھلے اتنے عرصے سے تقریباً 40 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے وہ ایک حالت جنگ میں ہے. ہمارا قصور نہیں تھا کہ ہمارے پڑوس میں اگر پہلے سوویت یونین آ کے بیٹھ گیا اور پھر بعد میں امریکہ اور اس کے ساتھ 48 ممالک آ کے بیٹھ گئے، ظاہر ہے اس کا اثرات جو ہے وہ ہمارے معیشت کے اوپر بھی پڑے، ہمارے ملک کی سیکیورٹی صورتحال پہ بھی پڑے. جس ملک کے اندر جو ہے انصاف کے تقاضے اس طرح سے نہیں ادا کیے جائیں گے وہاں جو ہے کبھی بھی امن نہیں آیا کرتا تھا. اور امن جہاں نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا وہاں جو ہے آپ کی خوشحالی نہیں آیا کرتی. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بزنس مین کو جو باوجود نامصائب حالات کے جو ہے پھر بھی پاکستانی معیشت کو جو ہے
वो एक इस्तेहकाम बख्शते हैं, लेकिन उनके लिए हालात को साजगार करना रियासत की जिम्मेदारियां हैं, और रियासत की जिम्मेदारियां जो हैं वो उस अंदाज में अदा नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ हर मसले का हल एक कमेटी बनाना है, और कमेटी के बाद एक झेली कमेटी बन जाती है। अभी इश्तियाक बेग साहब आपके बैठे में हैं, ये बहुत समझदार आदमी है और बड़ा इन्होंने कारोबार अपना चमकाया है, और इसी नामसाइब हालात के बावजूद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत को भी इस्तेहकाम बख्शा और इन्होंने एक अपना मुमताज मुकाम भी बनाया। लेकिन यहाँ मसला यहाँ है कि यहाँ इंडिविजुअल्स की मिसालें आपको मौजूद हैं, जिन्होंने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद जो है उन्होंने वापस भी किया, 1 यूनिट से 10 यूनिट बना लिए। लेकिन इस मुल्क ने भी कर्जा लिया, लेकिन इस मुल्क का बतदरीज निजाम खराबी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि यहाँ करप्शन भी है, यहाँ जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 22 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो उसकी तवाज़ुन के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। बजाय इसके कि उसको सहूलतकारी पर फराहम की जाए, उसको ऐसे मसाइल का शिकार किया जाता है कि जहाँ वो मजबूर हो जाता है कि वो किसी न किसी तरह से किसी की मुट्ठी के अंदर कुछ पैसे थमा दे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़यात है। लेकिन दूसरी तरफ आपके एलसीज का भी मसला है, डॉलर का भी जो है वो आपका कोई ऐसा जो उतार चढ़ाव है, एक दिन में 20 रुपए बढ़ जाना या 5 रुपए बढ़ जाना और अगले दिन में 5 रुपए घट जाना, ये कोई स्टेबिलिटी का जो है वो साइन नहीं हुआ करता। आपकी एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए जरूरत है कि आपकी जो दरामदात और बरामदात जो हैं उसके अंदर एक तवाजुन, आप वो तवाजुन अगर जो है नहीं कायम रखेंगे तो जाहिर है फिर बिजनेसमैन जो है वो किसी और जगह पे चला जाएगा। आप देखिए ना, इसी मुल्क में नेशनलाइजेशन भी होगी, इसी के अंदर जो है लोगों के डॉलर भी फ्रीज हो गए, इसी के लिए जो है वो बहुत सारे और मसाइल का सामना हुआ। तो क्या हुआ, अदम एतमाद हो कारोबार जिंदगी के ऊपर। तो क्या अब्दुल्ला साहब ये बेयकीनी और इस्तराब की कैफियत का इसी तरह जारी रहेगी? क्योंकि जिस मतलब 4.5 साल जो तबाही मचाई है पीटीआई की हुकूमत ने, यकीनन एक वो बड़ा लंबा अरसा था कि अगर उस वक्त जो है वो बेहतर तौर पे काम होता और गवर्नेंस को बेहतर किया जाता, एडमिनिस्ट्रेटिवली काम किया जाता, बजाय इसके कि चोर और नैब और ये सारी बातें करने के। उसके बाद पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत आ जाती है, उनको भी इतना 15-16 माह की हुकूमत में वो कितना डिलीवर कर सकते। इस वक्त निगरान सेटअप आ गया है जिसका काम एक इंतजामी उमूर संभालना है, जिसका काम इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सपोर्ट करना है। अब ये इजाफी बोझ इतना सारा है तो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, ये जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है। उस दिन हमारा फैसला हो गया था जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर पाकिस्तानी कवानीन से ही बालातर कर दिया गया स्टेट बैंक के गवर्नर को। तो पीटीआई की हुकूमत ने ये जो गुल था ये तो खिलाया, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में दूसरी राय नहीं है। दूसरी तरफ जो है पीडीएम की जब हुकूमत आई तो 57.4% पाकिस्तानी रुपया जो था वो डिवैल्यू हो गया। अब ये जो इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन है, इसका जो असरात है वो हमारी मईशत के ऊपर भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आ रहा है। ये बड़ा खतरनाक वाकया है हो रहे हैं कि जो अवाम सड़कों पे लीडरलेस जो एक और रडरलेस जो एक अवामी आरा है वो बनती जा रही है। ये बहुत खतरनाक है। अब इनका हल ये है कि आप अपने इदारों के अंदर मिनिमम जो है वो एक विंडो ऑपरेशन करें, यानी कि 1 विंडो ऑपरेशन, जहां ये ना हो कि कभी कोई नैब पकड़ लेता है, कभी जो है वो आपको एसबीआर के आगे जो है घुटने टेकने पड़ जाते हैं, कभी आपको बिजली की मद के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये कितनी अजीब बात है कि दुनिया के अंदर अगर आप लेट से कि 1 दर्जन सेब लेने जाती हैं तो वो आपको उसके फर्क करें वो 200 रुपए किलो है, लेकिन अगर वही 1000 दर्जन सेब लेने जाते हैं तो वो आपको 100 रुपए दर्जन पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिजली जो कम इस्तेमाल करता है उसको सस्ती है और जो ज्यादा इस्तेमाल करता है उसको महंगी से महंगी तर होती है और नायाब भी हो जाती है। अब हमें जरूरत है कि हमें ये सोचना है कि अपने पड़ोस मुमालिक में, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है और चीन भी शामिल है, हमें इनके साथ अपने तिजारती जो मामलात हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और हमें लोकल करेंसी के अंदर या इनकी लोकल करेंसी में डील करना पड़ेगा, वरना ये डॉलर आपका ठहरता नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप मौजूद रहिएगा अब्दुल्ला साहब।
عبداللہ صاحب آپ گفتگو میں شامل رہیے گا. شارق وورا صاحب بات وہی آ جاتی ہے کہ اب ہم ذرا اچھی باتیں کر لیتے ہیں, بڑی وہ ڈیسپریٹ قسم کی ایک ڈسکشن چلی گئی ہے, اچھی ہوپ اور اچھی اس کے ساتھ, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی انیشیٹو لے رہے ہیں کافی. اس وقت جو ہے نا ہمیں پتہ ہے مرض کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, لیکن فول پروف انتظامات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پالیسی جو اگر پی ڈی ایم نے اچھی پالیسی لے کر آئے تھے جیسے ایس آئی ایف سی تھا, اسی طرح کی جو پالیسیز ہیں ان کو حکومت کوئی بھی آئے جائے لیکن وہ چلتی رہنی چاہیے کنسسٹنسی کے ساتھ. یہ اس کا حل ہے؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, یہ اس کا حل ہے. اور ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ بننے جا رہا ہے جس کے پاس ایک تو اتھارٹی ہے, کانفیڈنس ہے, اور ایسے ممالک سے لائک سعودی عرب سے جو ہماری ریفائنری کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے, اور وہ بہت بڑا مائل سٹون انشاءاللہ کریٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت سعودی جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا میں ایک آئیکن, ایک سمبل بن چکی ہے. ایون چائنا جیسا ملک جو ہے یا پورا یورپ جو ہے وہ سعودیز کے پاس, کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, ان کے پاس اتنے بڑے ایونیوز ہیں, جتنے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں, تو اگر سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں تو مدد ملے گی, لیکن جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے دوسرے ممالک کی طرف سے وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے, اور کیا آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اس قسم کی جو پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھتی ہیں. اگر وہ کنٹینیو رکھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان کا پوٹینشیل الحمدللہ جو ہے, کل میں ایک آئی ٹی سی این شو جو تھا یہاں پر ایکسپو سینٹر کراچی میں نے اس کا وزٹ کیا, اینڈ آئی واز لٹرلی اوور جوائڈ کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے, جو پوٹینشیل ہے, جو ینگ بچیوں نے جو کمپنیز بنائی ہیں اور جس طرح وہ دنیا میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بہت جلدی پاکستان کی جو آئی ٹی ورلڈ ہے وہ دنیا میں بہت بڑا بزنس کرنے والی ہے. کل میں نے کوئی تقریباً 40 اسٹالز کا وزٹ کیا جس میں سے موسٹلی وہ بچیوں کی کمپنیز تھیں جنہوں نے وینچر کیپٹلزم سے یا انکوبیشن سینٹرز سے پیسے لے کے کمپنیز بنائی ہیں. اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم پوری دنیا میں اب ایگزیبیشنز میں جا رہے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اشتیاق بیگ صاحب, شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, اور اقتدار میں آئے, پی ایم ہوئے, تب بھی انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا کہ آئیں بیٹھے معیشت کے لیے کام کریں, چارٹر آف اکانومی. ایس آئی ایف سی بہت اچھا ان کا انیشیٹو بھی رہا, بڑے کنسرن بھی رہے, اور سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں آرمی چیف صاحب کی حمایت حاصل ہے. اس وقت جو ہے ایک ٹارگٹ جو دیا گیا ہے ایس آئی ایف سی کا, اس میں یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو 5 ارب جو ہے وہ ڈالر کی وہ لے کر آنی ہے سرمایہ کاری کے لیے. اور جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہے ابھی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اور مزید ایسے کام اقدامات ہونے چاہیے جس سے کچھ بہتری آ سکے؟ جی ہاں شاسی, دیکھیے ایس آئی ایف سی کی جو بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں اس طرح کی ایف ڈی آئی چاہیے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو. دیکھیے اس وقت ہمیں جو 2 بڑی میجر پرابلم فیس ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں ریمیٹنسز کی. ہماری ریمیٹنسز میں ڈکلائن آیا ہے اور ہماری ایکسپورٹ میں ڈکلائن آیا ہے. اور ایس آئی ایف سی جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ اگر ایف ڈی آئی لے آتی ہے, یعنی کہ ان سیکٹرز کے اندر انویسٹ کرتی ہے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہے, اور ان کو جو سیکٹرز دیے گئے ہیں اس کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے, ڈیفنس پروڈکشن پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ ان کا تو خود تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک بہت بڑا نام ہے, حمید گل صاحب. جی ہاں, ڈیفنس پروڈکشن پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کر سکتی ہے. حالانکہ ایگزیبیشنز ہوتی تھی, آئیڈیاز ہوتی تھی ہاں, مگر اب ہم اس کے ہم اس پہ مائننگ پہ دی. اور آئی ٹی کا جیسے بھائی نے ابھی میرے کہا کہ آئی ٹی انڈیا کی ایکسپورٹ $150 بلین ہے. ہم $2-3 بلین پہ اٹکے ہوئے ہیں. بٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئی ٹی کے اندر, کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جی ٹیکس جو تھی وہ موروکو میں ہوئی, جس کے اندر میں نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو, اور لوگ یہاں سے پاکستان سے بڑی بڑی کمپنیاں گئی, اور جو کمپنی آئی ہے آرڈر لے کے آئی ہے, کیونکہ اس وقت ہم انڈیا کے مقابلے میں چیپر ہیں. چائنا سے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کیونکہ ان کو لینگویج کی پرابلم ہے. ہم ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلش بولتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جس کے اوپر ایس آئی ایف سی پہ. اچھا, ہمیں ایک پرابلم یہ آتی تھی کہ باہر کا خاص طور پہ گلف کا کوئی انویسٹر جب آتا تھا انویسٹ کرنے
تو اس کو جناب بڑی مشکلات پیش آتی تھی. عبداللہ نے بھی جیسے کہا کہ اب ہمیں ون ونڈو پہ آ گیا ہے یہ, اور اس کو اوور سی کون کر رہا ہے, اس میں آرمی کی بھی ہم نے شرکت بنا دی ہے تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک سیکٹری جناب ایک فائل کو رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور 3 مہینے بعد وہ ڈیسیجن لے گا, 3 مہینے بعد شاید وہ گلف کا انویسٹر جو ہے کسی اور ملک کے اندر جا سکتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے. اچھا پھر اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر سے اگر آپ کمپیئر کرتی ہیں تو ابھی تک ہمارے پاس $1.3 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے, جو کہ ابھی بھی تقریباً 20% لیس ہے, مگر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. جیسی ہی اب حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ جو پالیسیز تھیں اس کو کنٹینیوٹی اس کے اندر رکھ کے آئیں, اور خاص طور پہ جو منسٹرز آئیں اس پروسیس کو سلو نہیں ہونے دیں, کیونکہ اگر ہم نے اس کو 3 مہینے کے لیے بھی سلو کر دیا تو پھر ہم کو دوبارہ مشکلات اس کے اندر پیش آئیں گے. نہیں, وہ تو چاہ رہے کہ مجموعی حکومتی ویژن کو ہے جو ان کو سراہا بھی ہے اور آگے لے کر چلنا بھی چاہتے ہیں. عبداللہ صاحب, SIFC ایک بڑا بہترین پروجیکٹ ہے, اور یقیناً جس طرح اشتیاق بیگ صاحب نے کہا کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اس کے نتائج بھی آنے شروع ہو گئے. سب سے جو مین کنسرن ہوتا ہے ایک انویسٹر کو, وہ یہی ہوتا ہے کہ یار میں کسی ملک میں اگر انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے وہ شیورٹی چاہیے کہ میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں, یا اس ملک میں جو انسرٹینٹی رہتی وہ نہ ہو. اس وقت سچویشن ہمیں کیا امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اسٹیٹ چینل ہے ہمارا, ہم ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل کہا کہ میں پازیٹیو باتیں کرتا ہوں مگر میرے کچھ اسٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ نا امیدی, یہ افواہیں پھیلانے کی اس وقت ملک میں ضرورت نہیں ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ نیشنل تھاٹ کے ذریعے ہم اپنی یہ جو معیشت ہے اس کو سنبھالیں. سر, اس پہ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, جہاں تک نا امیدی کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی نا امید ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ امید کی بات کرتا ہے اور ہم پر امید لوگ ہیں. اگر سعودی عرب جو کہ ابھی جیسے بتایا گیا کہ بہترین ایک ملک ہے اور پوری دنیا کے اندر کاروبار کرنا چاہتی ہے اور وہ بڑے سمجھدار بزنس مین ہے, وہ اگر پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے, ترکیہ انویسٹ کر رہا ہے, ایران کی خواہشات ہیں, اسی طریقے سے چین جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار بزنس مین سمجھا جاتا ہے, وہ انویسٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب تو ہوپ ہے. میں تو اس میں امید سمجھتا ہوں. لیکن جو دوسری بات ہے, SIFC کا قیام کی کیوں ضرورت ہوئی؟ دیکھیں, فیسیلیٹیشن کونسل, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ریڈ ٹیپزم سے جو ہے وہ بچایا جائے, جو محکماتی مشکلات اور جو ہمارے ہاں ایک عجیب گھن چکر بنا ہوتا ہے سلسلوں کا, ان کو ختم کیا جائے. اور بہت اچھی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اگر اس کے اندر مل بیٹھ کے معاملات کا حل مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں نہیں, بلکہ اگر دنوں میں نکال لیں تو یقین مانیے کہ پاکستان جو ہے وہ تو رائز کرے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے نیچرل ریسورسز ہیں, جو دنیا میں تقریباً 90% معدنیات ہیں, وہ آپ اس کے سنگم پہ بیٹھے ہیں. آپ کے پاس گلف کے آئل اور گیس ریسورسز موجود ہیں, اور تیسری طرف آپ کے جو ہیومن ریسورسز ہیں, جو کسی بھی قوم کے لیے سرمایہ ہوتا ہے, آپ کی نوجوان نسل جو تقریباً جی 68.4% جو جوان نسل ہے اس کا ٹیلنٹ موجود ہے. یہ مایوسیاں سیاسی بنیاد کے اوپر پھیلائی جا رہی ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. مقصد ہے جان بوجھ کے یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں ایک فیل سٹیٹ ہے. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیجئے گا, اس وقت جو انویسٹرز ہمارے آ رہے ہیں اور اسپیشلی جو ہمارے بلوچستان میں جو ہمارے معدنیات ہیں, سعودی عرب ریکوڈک میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے, لیکن جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ابھی بنو میں ہم نے دیکھا اٹیک, اس سے پہلے باجوڑ میں ہوا تھا, یہ ایک الگ ایک تھریڈ ہے ہم لوگوں کے لیے, تو یہ بھی اس پہ بھی کنسرن ہے. یہ بہت بڑی تھریٹ ہے, اور اس کا پیچھے اگر تانے بانے دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جو مغربی قوتیں جن کو افغانستان میں شکست ہو گئی ہے, جی وہ اس کا مطبع پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان قصوروار ہے. یہ ہم اس سیکیورٹی صورتحال سے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئیں گے. نبردآزما ہو رہے ہیں, خون کی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو, اس جو گیپ کو پاٹنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن لوگوں کے, نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگٹا کر رہا ہے. اس سے باہر نکلنا ہوگا, اور میرے خیال میں پاکستان کی ایک ہی منزل ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے آگے تر ہے, خوب سے خوب تر کی طرف ہے. معدنیات ہیں, وسائل ہیں,
एग्रीकल्चर है हमारे पास, हम अल्लाह का शुक्र है एटमी सलाहियत वाला मुल्क है। पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क है, पाकिस्तान तो अजीम तरीन मुल्क है। जानबूझ के इसको एक दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ेगी उन तमाम मुमालिक में। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आखिरी बात करके, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इसलिए आपकी बढ़ेंगी क्योंकि जो मगरबी कुव्वतें जो अपना हथियार बनाती हैं उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की चीजें अटैच्ड होती हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अच्छा। उनके साथ उनके मुआहदात होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, इस मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान का असला जो है, एक तो वो नंबर 1 असला समझा जाता है, खास तौर पे अफ्रीकी मुमालिक में, इस्लामी मुमालिक में, और अब तो ये यूरोप के मुमालिक के अंदर पाकिस्तान का असला जो है, इसकी मिसालें दी जा रही हैं। वी आर सेकंड टू नन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने टाइम निकाला, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी, ये हम सबको पता है। लेकिन बात वही आ जाती है सियासी बुनियादों पर अफवाहें। मतलब आप देखें ना कि ये 19 दिन की हुकूमत आई है और ये अपने इकदामात ले भी रही है, और उसके साथ साथ उनको मिसकोट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को। अवाम में एक इस्तराब सी कैफियत आ जाती है कि अगर वो उनका एक मैसेज चला गया गलत, तो इस वक्त ये कितना ज़रूरी है शारिक वोरा साहब कि एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी। मेरा तो ये ख्याल है कि वो सियासी पार्टियां जो ये समझती हैं कि होपलेसनेस का एक तासुर देकर उनका वोट बैंक बढ़ेगा, तो शायद जो सोशल मीडिया पे एक वर्ल्ड है उसमें तो डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का नौजवान है, जो पाकिस्तान का समझदार तबका है, उसको ये मालूम है कि होपलेसनेस वही कुव्वतें, वही सियासी पार्टियां फैला रही हैं जिनका शायद पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और मैं खुद ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हमारे नौजवानों में हौसला, उम्मीद, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको ये चाहिए कि ये हमारी यूथ को, हम लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को इंस्पायर करें और वो ये कहें कि पाकिस्तान इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखें, आज पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है इस वक्त, यूरोप में, अमेरिका में, इवन जापान में, इवन साउथ अफ्रीका में 2-3 मुमालिक ज़रूर ऐसे हैं जो इस वक्त बेहतर हैं। अदरवाइज 80% दुनिया की जो OECD कंट्रीज में तमाम आप देख लें कि वहाँ कसाद बाजारी है। पूरी दुनिया में जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ब्रू हो रहा है और उसके असरात हम पर हैं। पाकिस्तान की आज जो एक्सपोर्ट डाउन हुई है उसकी वजह जो है वो बहुत सारी वजूहत जो हैं वो हमारे जो बाइंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उसकी डिमांड कम हुई है। तो ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हम लोगों को इंस्पायर करे। अब क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ बातों से ठीक हो जाएंगी? देखें, इंस्पिरेशन के लिए भी सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो उस बात की होती है कि आप मुल्क की, कौम की, इकॉनमी की, इंडस्ट्री की एक डायरेक्शन सेट कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये 90 दिन की है, अब 80 दिन रह गए, डजेंट मैटर। ये अगर चंद घंटों की भी है तो प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वजीर जो केयर टेकर बने हैं, उनको भी चाहिए कि वो, और अगर कुछ नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो कम से कम ऐसी अफवाहें जिसकी वजह से लोगों में होपलेसनेस पैदा हो रही है, उन अफवाहों की तरदीद करें। कल किया है तरदीद और बताएं कि हमारा मुल्क जो है वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा प्रूफ के साथ तरदीद की है कि जो सीनियर सहाफियों के साथ बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, वो उस तरह नहीं था जिस तरह उसको मिस कोट किया गया है। इसी तरह के जो एनवायरनमेंट है ये इस तरह किसी कैफियत पैदा करता है। इश्ताक भी एक साहब, बात वही आ गई कि 90 दिन की है या 80 दिन की हुकूमत है, लेकिन पिछली हुकूमत के तो जो आपकी हुकूमत के इकदामात है उसको लेके प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आगे चलना चाहते हैं। अहम पॉइंट ये कि कमोडिटीज प्राइस इस वक्त बढ़ रही हैं, जिसमें पेट्रोलियम, यूरिया हो गया, अजनास हो गया, ये तमाम चीज़ें, चीनी हो गई स्पेशली, क्योंकि चीनी और तेल, घी, आटा ये तो एक आम आदमी की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त चीनी की जो कीमत तो इतनी आसमान से बातें कर रही हैं, उसके 2-3 फैक्टर्स नजर आए। सबसे मेन ये कि ज़खीरा अंदोज़ी, मिडलमैन, और सबसे बड़ा ये कि जो स्मगलिंग की जा रही है। करेक्ट जी। देखिए शासी, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात आपने ले ली है कि ज़खीरा अंदोज़ी और ये स्मगलिंग जो हो रही है, अगर इस पे हम काबू हुकूमत पा लेती है तो आप यकीन करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आज हमारे पास कोई डॉलर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ अगर हम इजाज़त दे दें लोगों को
प्राइवेट पार्टीज़ को कि जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फ़ौरन इसके प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि लोगों को ये डर होगा कि जी बाहर से अगर चीनी यहाँ पे आ गई तो फिर हम जो हैं इसका ज़ख़ीरा जो हमने किया हुआ इसका क्या होगा। देखिए इस वक्त क्राइसिस, जैसे मेरे भाई ने कहा, मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ और मैं हर दूसरे तीसरे महीने जाता हूँ। आप यकीन करें कि हालात वहाँ पे भी इतने अच्छे नहीं हैं, महंगाई वहाँ पे भी हुई है। टर्की की मैं आपको मिसाल दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि टर्की के अंदर हमसे ज़्यादा डिवेल्यूशन हुई है। टर्की में हमसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो भी जा रहा है। टर्की के अंदर जो है वो महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन हमारे इससे ज़्यादा ही है, बल्कि 2-4%। मगर वहाँ पे लोगों को ये है कि इंशाल्लाह ये हालात हमारे सही हो जाएंगे। रीज़न बीइंग कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें आई है वो रशिया की, यूक्रेन की जो वॉर है उसकी वजह से कम्युनिटीज़ हमारी ज़्यादा हुई हैं। मगर देखिए जी, एक पार्टी है जो ये मायूसी पैदा कर रही है। जब तक शहबाज शरीफ की या नून की हुकूमत रही है, उनका डेली ये होता था पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, उनकी लीडरशिप की। अब वो दोबारा ये चीज़ जो है वो नई हुकूमत को हम काम नहीं करने दे रहे हैं और मायूसी फैला रहे हैं। तो खुदा रहा, अगर पाकिस्तान है तो आपकी पार्टी है, आपकी सियासत है। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा और हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, कल को ये हालात खराब हो जाते हैं, तो फिर किस तरीके से आप अपनी सियासत करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीटीआई को खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की आप जो हैं वो चीजें नहीं करें। हाँ जी, रोजाना चलाई जा रही है जी, ऐसी नहीं है जी। और देखिए हमने माशाल्लाह मेजर्स लिए हैं, आप देखेंगे, और हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आई है और आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसके अंदर फर्दर बेहतरी आएगी। थोड़ा सा अगर हम किसी तरीके से ये जो गैप आ रहा है इस वक्त हमारा ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो है इंटर बैंक के अंदर, इसको हम कर देते हैं कम किसी तरीके से, तो हमारी रेमिटेंसेस के अंदर भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि प्राइसेस भी जो हैं इंपोर्टेड चीजों की बेहतरी आएगी। बहैसियत इकोनॉमिस्ट आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने जो है रेकोटिक मंसूबे पर और दीगर मंसूबों पर दीगर ममालिक को शामिल करने का फैसला किया है, ये कितना अच्छा है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये करना पड़ेगा? देखिए, SIFC का जो रोल है वो तो अभी चंद माह हुए हैं SIFC को बने हुए। मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और इसका जो रोल है उसकी ज़रूरत ये है गवर्नमेंट को कि SIFC के बारे में और उसके पास कितनी अथॉरिटी है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी या जॉइंट वेंचर्स के लिए जो पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी आएगी, उसका कोई ना कोई मॉडल ज़रूर देना चाहिए। और वो मॉडल शायद आपको पता भी हो, लेकिन मैं आपके नॉलेज में भी इजाफा कर दूं, इस हवाले से काम भी हुआ है और जो कोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्ट है उसमें तरमीम भी की गई है SIFC के लिए। डेफिनेटली की गई है, लेकिन शायद देखें पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIFC, एक्सपोर्ट काउंसिल्स, इस तरह की बेशुमार अटेम्प्ट्स किए गए। इस दफ़ा जो डिफरेंस है मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि पाकिस्तान में तासुर ये होता है कि क्या ये पॉलिसी आइंदा आने वाली हुकूमत कंटिन्यू करेगी या इसको ख़त्म कर देगी। SIFC के बारे में इस इम्प्रेशन को और उजागर करने की ज़रूरत है अमंग द एंटायर कम्युनिटी ऑफ नेशंस कि ये जो पॉलिसी है इसमें जो सहूलतें, जो बेनिफिट्स, जो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की क्लॉजेस, whatever incentives which are embedded in this council's constitution या mandate जो उसका है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है और उसको दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि देखें पाकिस्तान में एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को फॉर अनदर 10, 20, 30 ईयर्स उसको प्रोटेक्ट करेगी। वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होगा इन्वेस्टमेंट लाने का। और जैसे भी बेग साहब ने अपने एक रिमार्क में कहा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। फॉर एग्जांपल रिफाइनरी, ये ना हो कि फिर वो IPPs की तरह उनको भी आप इतना बड़ा प्रॉफिट दे दें और 20 साल बाद वो हमारे लिए एक और लाइबिलिटी बन जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी जो गलतियां हैं उनसे सीखा जाए। ठीक है। इश्ताक बेग साहब, जब 90s में IPPs के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद आपकी हुकूमत भी आई, तो क्यों आपकी हुकूमत ने आके इतना बड़ा हाथी जो है उसको पाल के रखा? क्यों उस पे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी यही बात की कि ये रियासत और मुआशरे दोनों के लिए खतरनाक साबित हुआ है? शाजी, आप यकीन करें कि कभी जब मैं देखता हूँ कि IPPs ने जो ज़्यादती की है मुल्क के साथ, आपको उसको अंदाज़ा नहीं है। वजह ये हुई है कि इन्होंने अपने एग्रीमेंट्स ये किए कि डॉलर्स के अंदर इनको रिपेट्रिएशन की जाती है। तो नेचुरली जब आप डॉलर जो है उनको आप देंगे
तो डिवैल्यूशन की वजह से बिजली भी जो है महंगी होगी, और फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था ये, मगर उस वक्त क्या है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा, और हमको उस वक्त ज़रूरत थी, क्योंकि मुल्क जो था वो मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची के अंदर एक वक्त था 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, और इंडस्ट्री वगैरह साइट का पूरा एरिया बंद हो जाया करता था। तो वो होता है ना, बेगर्स कांट बी ए चूजर। तो जो हमारे पास आया और जो कंडीशंस लेके आया, मगर देखिए इससे हम निकल नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो माहदे हमने किए थे ये इंटरनेशनल माहदे होते हैं शाजिया। और कभी भी आपको पता है रोकोटेक्ट के जो आप नाम ले रही हैं, एक बात बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो पार्टी चली गई थी और हम पे जुर्माना भी हो गया था। ये तो अल्लाह ने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा करम किया कि कोई $6 बिलियन का मेरे ख्याल से पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो इसी तरह ये लोग, मगर इनका क्या है कि मुआहदों की एक टर्म है, यानी का एक पीरियड है, और वो पीरियड जो है ज़्यादातर का जो है वो ख़त्म हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है जब इनको रिन्यू करेगी। बड़ा अहम जो जिसका अभी अब्दुल्ला साहब ने भी निशानदेही की, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम में ख़राबी जिसका बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे तब भी, और ये अनवारुल काकड़ साहब ये भी निशानदेही कर चुके, सिस्टम में ख़राबी, उसको कौन ठीक करेगा? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेसी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जब SIFC के अंदर हमने ऑन बोर्ड लिया आर्म फोर्सेस को, तो बातें की गई क्यों लिया है। मैं आपको बतलाऊं कि FATF के अंदर हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। आपको पता है कि ऑन बोर्ड जब हमने लिया तो देखिए उनका काम करने का तरीका एक मुख्तलिफ है। एक सेक्रेटरी जो है वो एक फाइल को रख के बैठ जाता है, और फिर उसकी अपने उसके अंदर वो देखता है कि बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद वो चीज़ होती है। IPPs के अंदर आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने लोगों के एग्रीमेंट साइन किए जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया, और प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी की इस वक्त हो गई है। तो इसमें जो सबसे खूबसूरती है ये है कि ओवर सी कर रहे हैं ऑन बोर्ड पे आने के बाद कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फैसले ऐसे कर रहा है जो हमारे फेवर में नहीं हो, फैसले डिले हो रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन है तो इट्स मच इजियर कि उसको फोर्स ही करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए पाकिस्तान में क्यों लोग आना चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज के अलावा भी पाकिस्तान में सबसे अच्छा रिटर्न है। कभी हम जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी बिजनेस, और ख़ासतौर पे ये IT को आप ले लीजिए, डिफेंस प्रोडक्शन को ले लीजिए, माइनिंग को ले लें, इसमें इतना अच्छा रिटर्न है कि उनको ये रिटर्न जो है किसी यूरोपियन और अमेरिकन के अंदर नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी ये जो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किलात हैं ये थोड़े पीरियड के लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्मगलिंग के खिलाफ जो इजलास बुलाया और इकदामात मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी की, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये स्मगलिंग इतनी बड़ी है कि हमारी कमोडिटीज़, डॉलर्स, ये सब जो है स्मगल हो रहे हैं, और इनको कैसे रोका जा सकता है? इसकी मैक्रो लेवल पर तो शाजिया ये वजह है कि ये जो 3 चीज़ें हमारे यहाँ से स्मगल होती हैं, जिसमें यूरिया और शुगर जो है वो बहुत बड़े आइटम्स हैं, और वो उसका ताल्लुक बराह रास्त गरीब आदमी की फूड बास्केट से है। वो रेगुलेटेड सेक्टर है, जब तक उसको डीरेगुलेट आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये स्मगलिंग नहीं रुकेगी। इसके बाद देखें हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, उसमें 17 से ज़्यादा तो शायद ऑफिशियल जो बंदर जो पोर्ट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्लियरेंस होती है, वहाँ पर ना स्कैनिंग का सिस्टम है, ना वहाँ कोई मॉडर्न ऐसा सिस्टम है। वहाँ स्मगलिंग किस तरह हो रही है, कल मुझे एक खान साहब ने बताया कि वहाँ एक कंटेनर के नंबर पर GD क्लियर होती है। एक आइटम है प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड, जो कि पाकिस्तान शायद $2 अरब का इंपोर्ट करता है, और उससे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो शायद सबसे ज्यादा टैक्सेस उसको उस इंपोर्ट से मिलते हैं, FBR को। उसकी जो ईरान से स्मगलिंग हो रही है उसमें डॉक्यूमेंटेशन एक कंटेनर की होती है, क्लियर 6 कंटेनर होते हैं। अच्छा, उसमें सारी जो वहां पर बॉर्डर पर बैठी हुई एजेंसीज हैं वो कस्टम और इन्वॉल्व इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। और आपको सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि फॉर एग्जांपल वो चमन से लेकर 1200 किलोमीटर का फासला तय करके जब वो माल कराची पहुंच जाता है और 10 जगह पर वो फैल जाता है, तो हमारी फोर्सेस जाकर वहां पर रेड करती हैं और उनसे कहती हैं कि जी आप स्मगलिंग का माल क्यों भेज रहे हैं।
ہم بزنس کمیونٹی اور چیمبرز ہمیشہ سے ان اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسمگلنگ کا روٹ جس پر 50 ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں جب اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اشتیاق بیگ صاحب، اسمگلنگ سے ہمارے محصولات میں اربوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے، سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے متعلقہ محکموں اور اہلکاروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے، لیکن وہی بات آ گئی جیسے میں نے عبداللہ صاحب سے کہا تھا، فول پروف انتظامات کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں کون سے ادارے اس میں یا ان کے افسران جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ریپڈ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے آلریڈی ہو رہا ہے شازیہ، شاید آپ کو یہ پتہ ہو کہ سیکورٹی ایجنسیز جو تھیں انہوں نے کوئی کسٹم آفیشلز کو جو ہے اریسٹ کیا ہے، اور یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ سینئر لوگ یعنی کہ کلیکٹر لیول تک کے لوگ جو ہیں ان پہ کیسز بنے ہیں، اور وہ انہی چیزوں میں انوالو تھے. یہ کنٹینرز جو آیا کرتے تھے ایران سے، چاہے وہ پلاسٹک کے ہوں یا دوسری چیزیں بھی جو آ رہی تھیں، اور بڑا منظم ایک وہ تھا. اور اس پہ سیکورٹی ایجنسیز نے ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد انہوں نے بتلایا کہ کس طرح جی ہم کتنی رشوت لیتے تھے، کہاں یہ جاتی تھی. تو اب اس سے کیا ہوا کہ تھوڑا سا ایک خوف کریٹ ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جی دیکھیے اسمگلنگ جب تک ہماری نہیں رکے گی، چاہے وہ ہماری ایڈیبل آئٹمز کی ہو، چاہے وہ جو ڈالرز کی ہو، چاہے ہماری گندم کی ہو، چاہے وہ شوگر کی ہو، ہم ہمیشہ یہ پرابلم فیس کرتے معاملے رہیں گے. میں شوگر ملز میں کتنے سارے پولیٹیشین ملوث ہیں. یہ گنے کے رقبے میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہے؟ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں پولیٹیشین؟ شاسی دیکھیے تھوڑی سی ایک پرابلم تھی، کیونکہ آئی ایم ناٹ دا ایکسپرٹ. کیونکہ ہوا یہ کہ کچھ وقت میں جب پرائسز آپ کو زیادہ اچھے ملنے لگتے ہیں تو خاص طور پہ یہ کاٹن کے جو گروورز ہوتے ہیں نا وہ سوئچ اوور کر جاتے ہیں کس کے اوپر، یہ گنے کی طرف. اور پھر جب یہاں پہ اب کچھ عرصے پہلے ہم کاٹن ہماری آپ کو پتا ہے کہ 6 ملین سے بھی ہم نیچے آ گئے تھے. مطلب اب اس بار ہماری کوئی 12-13 ملین کی ہوئی ہے. تو پازیٹیو چیز یہ ہے، مگر اس کو میرے خیال سے کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی اور اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے، پورا پروگرام آپ نے سنا اور یقیناً اس پہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ضرورت ثمر کی SIFC جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک امید کی کرن ہے. کنسنسس کے ساتھ سب کو مل کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.